The French society was essentially feudal in nature and it was divided into three main classes. फ्रेंच सोसाइटी तीन क्लास में डिवाइड था. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से समय फ्रेंच सोसाइटी तीन पार्ट में डिवाइड था. फर्स्ट स्टेट कंसिस्टेड इन द क्लर्जी, सेकेंड स्टेट कंसिस्टेड इन द नोबल and their family, and third stage was composed of 95% of the population. It include the peasants, artisans, workers and the middle class. 95% बाकी peasants, artisans, workers and middle class सब इसमें शामिल थे. The first and second state enjoy numerous privileges. They owned practically all the land in France but did not have to pay any taxes. फर्स्ट के जो दो स्टेट थे वो हर चीज़ के ज़्यादातर मतलब पूरे मालिक थे. देख रहे हो ना, आधा से ज़्यादा ज़मीन उन्हीं लोग का था. बट ऑल दी अदर लैंड इन फ्रांस बट डिड नॉट पे एनी टैक्सेस. कोई टैक्स नहीं दिया करते थे. दे वेयर वेरी वेल्दी एंड लीड कंफर्टेबल एंड लग्जीरियस लाइफ. ये बहुत पैसे वाले हुआ करते थे और एक कंफर्टेबल और लग्जीरियस लाइफ जिया करते थे. द थर्ड स्टेट ऑन अदर हैंड shouldered the entire burden of taxation. जो थर्ड स्टेट था उसके ऊपर टैक्सेशन का पूरा बर्डन था. पूरे टैक्स थर्ड स्टेट भी भरा करते थे. एंड दे इंजॉय but was not entitled to any of the privileges enjoyed by clergy and nobility. और नहीं वो क्लर्जी और नोबिलिटी के साथ कोई भी इंजॉयमेंट नहीं कर सकते थे. मतलब टैक्स तो भरते लेकिन ये लोग का लाइफ कंफर्टेबल नहीं था, इंजॉयफुल नहीं था. इसमें कौन कौन आते? दे वुड इम्पोज टू एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्या? बेसिक नेसेसिटी लाइक सॉल्ट. लाइफ was very hard, especially for the poor peasant who had to poor peasant जो होता है who have to pay additional taxes of their feudal lords. जो कि बेचारे गरीब किसान को एडिशनल टैक्स देना पड़ता था. अब देखेंगे ग्रोइंग पावर ऑफ दी मिडिल क्लास. मिडिल क्लास का पावर देखो तो द फ्रेंच मर्चेंट, traders, manufacturers, lawyers, doctors, teachers, and other professionals had acquired great wealth and become economically powerful in the 18th century. However, they were denied social equality and political rights. This caused great resentment among them. They used their economic power to overthrow the ancient regime. अब देखेंगे इन्फ्लुएंसेस ऑफ न्यू आइडियाज़. अब इतना सबका कंडीशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इनिशियली कंडीशन बताई. अब कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ. द रिवॉल्यूशनरी राइटिंग एंड आइडियाज़ ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसफर लाइक वॉल्टेयर, रोजिन, ये सबसे मेन था, रोज्यू एंड मोंटेनिस created an intellectual ferment in France. The middle class was greatly inspired by the revolutionary idea. मिडिल क्लास इनके आइडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ. किसके लिए? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड पॉपुलर सोवेरेनिटी. थ्रू देयर राइटिंग द फिलोसफर exposed the evil of French society and government and inspired the people to revolt the fight of their rights. तो देखो फर्स्ट स्टेट कौन था? क्लर्जी. टेबल बना हुआ है ना. सेकेंड स्टेट क्लर्जी कैसे थे? वेल्दी थे, प्रिविलेज थे, डिड नॉट पे एनी टैक्सेस. सेकेंड स्टेट पे नोबल्स थे और उसके फैमिली, ये वेल्दी थे, ये भी प्रिविलेज थे, ये भी नो टैक्सेस पेमेंट. थर्ड स्टेज में पीजन, आर्टिसेंस, वर्कर्स, मिडिल क्लास, लॉयर, डॉक्टर, ये सब आते थे. ऑप्रेस्ड एंड पुअर, जो लोग थे पीजेंट और वर्कर थे, गरीब थे, एक्सप्लोटेड टैक्सेस हैविंग. ज़्यादा टैक्स दे दे के लोग पूरा एक्सप्लोटेशन भरा हुआ था. तो मैं कहा ठीक क्यों ना हो रहा है ना. एंड ऑटोक्रेटिक एब्सोल्यूट मोनार्ची. द फ्रेंच किंग एंड ऑटोक्रेट. अब यहाँ का देखेंगे ऑटोक्रेसी, एब्सोल्यूट मोनार्ची,
यहाँ का जो फ्रेंच किंग था वॉज एन एरिस्टोक्रेट, ही इंजॉय एब्सोल्यूट पावर एंड हिज विल वॉज लॉ, देयर वॉज no check on his power by any parliament. He ruled by divine right and was answerable to God and not to the people. वो सिर्फ जवाब देना जानता था ईश्वर को, उसको कोई भी आदमी उससे क्वेश्चन करने लायक नहीं था, किसी को उसको जवाब देने का राइट नहीं था. इन inefficient corruption administration, the administration was corrupt and insufficient. यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था फ्रेंच में जो था मोनार्की सिस्टम था, वहाँ राजा राज करते थे, उन्हीं का कंटिन्यूसली एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन का राज्य चलता था. वो लोग अपना मनमानी करते थे, जितना मर्जी में आता लोगों से टैक्स लेते थे, करप्शन था. एंड द ऑफिशियल वेयर सेल्फिश एंड अनकंसर्न अबाउट द वेलफेयर टू द पीपल. King Louis XVI was pleasure loving and extravagant. अब जो वहाँ का राजा था वो कैसा था, लविंग था लेकिन एक्स्ट्रावेगेंट. ही वॉज completely ignorant of and indifferent to the suffering of the common people and was greatly influenced by his beautiful and ambitious wife Mary Antony. Together they wanted wasted money on, वो धीरे धीरे क्या करते थे देखो, टुगेदर दे वेस्टेड मनी ऑन फेस्टिवल्स एंड प्लेजर एंड एम्प्टीड द रॉयल ट्रेजरी. द इकोनॉमिक bankruptcy was further aggravated by French Revolution in useless wars against England. क्यों ये लोग अपना पैसा पूरा कैसे ख़त्म किए, यूजलेस वॉर, बिना मतलब के लड़ाई पे लड़ाई. फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन अनलेस वॉर अगेंस्ट दी इंग्लैंड. द रिच privileged classes which could offer to pay taxes continued to the, एक तरफ बैठ जाना, exempted from it, while the poor were crushed under heavier taxation. देख रहे हो ना, गरीब कैसे हो गए, क्रस्ड हो गए, टैक्सेशन के नीचे दब गए. अब देखेंगे इन्फ्लुएंसेस ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन. द फ्रेंच general and soldier who had fought in the American revolutions returned to the France with revolutionary ideas and inspired the people to fight against their unjust despotic government. The success of the American revolutionary in ousted the French people and encouraged them on rebel. तो जो अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ था, जो रिबल हुआ था, वहाँ के लोगों से इनको कुछ प्रेरणा मिली और वो लोग की प्रेरणा से ये लोग भी चालू किए द आउटब्रेक स्टॉर्मिंग ऑफ द ब्रेस्टाइल. तो ऑन जून 1789 द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिक्लेयर दैट द थर्ड स्टेट वुड कंस्टिट्यूट itself as the National Assembly. On 20 June 1789, the member of the third state meet and टेनिस कोर्ट, और उनको लॉक कर दी, लॉक कर, और पीछे बार बोरा सुक्राइट हो, एंड took on oath not to separate until a new constitution was drawn up for French. This is known as टेनिस कोर्ट ओथ. देखिए इसलिए टेनिस कोर्ट में हुआ था इसलिए इसका नाम हो गया टेनिस कोर्ट ओथ. ये एक इम्पॉर्टेंट है. ऑन 14 जुलाई 1789 अ ग्रेट मॉब, भीड़, अटैक बर्सेटाइल द स्टेट प्रिजन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड अ मच हैटर्ड symbol of the ancient regime. The prisoners were freed and they joined the revolutionaries. The storming of the Bastille symbolized the victory of people of France and the fall of monarchy. It marked the beginning of revolution. 14th July is celebrated as National Holiday of France. What which day? 14th July is the national holiday of French. The newly formed National Assembly, consisting of representative of the third state, took over the
control of affairs of France. It adopted the famous Declaration of the Rights of Man and Citizen, a landmark in the history of human progress. By 1791, a new constitution of drawn up फ्रेंच और लोगों के बीच में क्या लैंडमार्क आया कि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया फ्रेंच का, है ना। तो Louis XVI and Queen tried to accept the Germany, but were captured and later public excuses. Monarchy was abolished. French become a democratic. वहाँ monarchy system खत्म हो गया, फ्रेंच एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। तो रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखेंगे अब हम लोग कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या रिजल्ट हुआ। तो द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन स्टेबलाइज द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ऑल मैन आर born free and have equal right. Everyone is equal in the eye of the law. सभी आदमियों को वोट देने का हक हो गया। नहीं तो पहले वोट देने का राइट सिर्फ फर्स्ट क्लास नोबल और क्लर्जी को था, थर्ड स्टेट को वोट राइट नहीं था। लेकिन ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड हैव इक्वल राइट। एवरी सिटीजन इन इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रिलीजन एंड फेयर ट्राइबल। हर लोगों को ये राइट मिल गया। अब देखेंगे लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी। The battle cry of the revolution become the guiding principle of the French Revolution. The revolution of 1789 marked the end of absolute monarchy and paved the way for the establishment of the republic. देखो, रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 मार्क द एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्ची, ये मार्क कर लेना, एंड पेप फॉर द स्टेबलाइज ऑफ अ रिपब्लिक। द रिवॉल्यूशन लेड द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ गवर्न feudalism and serfdom were abolished and the power of the church was brought under the control of government. Happiness for all the नहीं कुछ हुआ कि लग जाएगा तो happiness for all the proclaimed as the ultimate goals of the government. New reforms were introduced and the condition of the people improved. अब देखेंगे नेपोलियन बोनापात्रे। हु इज नेपोलियन बोनापात्रे? तो दी सेंट्रल फिगर ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशनरी वॉर इन फ्रांस वाज नेपोलियन बोनापात्रे। मेन फिगर अगर देखा जाए फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो वही नेपोलियन बोनापात्रे ही था। ही वॉज अ ब्रिलियंट एंड एम्बिशियस जनरल इन फ्रेंच आर्मी। मार्क कर लेना, नेपोलियन बोनापात्रे इज brilliant and ambitious general in French army. After seizing political power in French in court in 1799, he crowned himself the Emperor of France in 1804. 1804 में ये Emperor of the France बन गया। By 1810 6 साल के लिए he had become the master of all of Europe and अनयूनिफाइड इट। और ये 1810 तक पूरे यूरोप का मास्टर बन गया और सबको यूनिफाइड एक बांध में बांध दिया। व्हेन नेपोलियन एंड हिज आर्मी इन्वेडेड अदर यूरोपियन कंट्रीज दे कैरीड विद देम एंड द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज ऑफ, देखो इसका क्या क्या था रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, लिबर्टी एंड इक्वेलिटी। नेपोलियन ओवरथ्रू despotic government, liberated the people from their hereditary ruler and set up republican government based on the French model. Unfortunately, the liberator soon turned into a tyrant। ये important चीज़ है, liberator soon turned into blank tyrant, ये फिर in the blank में आता है, and forcibly imposed French system and culture of this liberated nation.
The unification of Europe was thus based not on consent but the force. By 1814, the people of Europe, inspired by a spirit of नेशनलिज्म, अब यूरोप के लोगों के बीच में एक स्पिरिट आ गया नेशनलिज्म, रोज इन रिबेलियन अगेंस्ट नेपोलियन इन 1815. नेपोलियन वाज डिफीटेड इन वाटरलू, ये मार्क करो, अब नेपोलियन वाटरलू में हार गया. एंड एक्सिल टू द लोनली आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना वेयर ही डाइड इन 1821. और सेंट हेलेना में ये मर गया 1821 में. नेपोलियन वॉज डेड बट हीज लिगेसी लिव्ड ऑन, उसका लिगेसी अभी भी जिंदा है, लिगेसी में मार्क कर लो. इट वॉज एन इंड्यूरिंग लिगेसी दैट वुड ड्रामेटिकली इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर ऑफ यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका इन द century that followed. Influence of the French Revolution outside French. अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फ्रेंच के बाहर क्या क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है ना. तो द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन spread to all European countries. The slogan of liberty, equality and fraternity become the guiding principle of the people all over the world. Oppressed people in the Europe rose in revolt against their tyrannical hereditary rulers and stabilized new social and political system based on popular sovereignty. It inspired mass movement all over the world and entitled the spirit of nationalism among people. पूरे लोगों के बीच में अब नेशनलिज्म का स्पिरिट आ गया. द आइडल्स ऑफ द अमेरिकन एंड फ्रेंच, तो देखेंगे कि इन द मिडल ऑफ द 19th century द रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी had an impact of India as well. Indian nationalists imbibed these principles and developed a democratic and nationalist outlook. A national movement for freedom was launched, culminating in India's independence from British rule in 1947. और वहाँ का ही नेशनलिज्म का डेमोक्रेटिक का रूल था कि इंडिया भी एक दिन फ्रीडम हुआ और डेमोक्रेटिक कंट्री बना. तो अब हम लोग का ये चैप्टर